नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी कि जो आपने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, ट्रिग्नोमेट्री आपने जो पढ़ ली है, हम उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम उसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि चीज जो आपने पढ़ी है, अगर आपने वो पढ़ी है तो उसका कहीं ना कहीं प्रयोग तो होना चाहिए, है ना। तभी तो उसका पढ़ने का फायदा है। तो आज हम उस त्रिकोणमिति का प्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहले समझते हैं हम। हमारे पास जो त्रिकोणमिति कक्षा 10 में है, यानी क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति है ट्रिग्नोमेट्री, वो फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है मेरे भाई। ये आपको मालूम है, ये आपका एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ए बी सी। इसका ये जो एंगल है ये आपको 90 डिग्री गिवन है। इस 90 डिग्री एंगल के होने के कारण ही ये बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया है तो आपको मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, जिन दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उनमें से एक साइड हमारा बेस होता है और एक साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक आधार और एक लंब। और जो तीसरी सबसे बड़ी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। मैं लिख देता हूं मेरे भाई, ये आपका H है, हाइपोटेनियस आप पढ़ चुके हैं, हिंदी में से बोलते हैं कर्ण। ये आपका परपेंडिकुलर है P, जिसे हम बोलते हैं लंब। और ये आपका आधार है जिसे हम बोलते हैं B फॉर बेस। देखिए, आपके जो बेस और परपेंडिकुलर है वो इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि आपने एंगल कौन सा लेना है। अगर आपने ये एंगल लेना है तो आपका आधार ये हो जाएगा, अगर आपको ये एंगल मेजर करना है तो आपका आधार का काम ये करेगा, फिर ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि हमें लंब और आधार, यानी कि बेस किसे लेना है और परपेंडिकुलर कैसे लेना है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये आपको मैं पहले से बता चुका हूं। ठीक है, ये मुझे अभी समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पुरानी वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर यहाँ आ जाइए। ठीक है, हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ पहुंच जाइए। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आधार, ये लंब और ये कर्ण है। अब आपके पास दो नई चीज आएंगी, दो नई चीज हैं जिनके आधार पर हम इनके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, यानी कि हम इनकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। वो दो नई चीजें हमारे पास देखिए, एक है उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिपर्शन। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। और आपको बता दूं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 6 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेरे भाई। कितने नंबर में? 6 6 6 बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, 6। और सॉल्यूशन बहुत ही आसान, आसान नहीं होगा तो आसान बना दिया जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि ये क्या मुसीबत है भाई, नई चीज आ गई आपके पास अभी, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण, देखिए, जब आप कहीं पर खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर की तरफ है, सामने है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को देखना चाह रहे हैं, उसके टॉप को देखना चाह रहे हैं भाई। आपको बिल्डिंग अच्छी लगी है तो आप नीचे से देखना शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। तो आपकी जो निगाह ऊपर गई है, आपकी जो निगाह उसे देखने के लिए ऊपर गई है, वो पॉइंट जहां आप देख रहे हैं, उस बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है जिसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपकी आंख नीचे है, तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपनी नजर को ऊपर करना पड़ा है ना। तो बस यही है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। यानी कि दृष्टि यानी कि देखने वाला व्यक्ति नीचे है और जिस पॉइंट को आप देखना चाह रहे हैं वो पॉइंट ऊपर है, तो आपकी जो दृष्टि यानी कि जो आपकी आंख है उस पॉइंट पे जो एंगल बनाती है ऊपर वाले पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपकी एक मीनार है, यहां पर आप खड़े हैं और आपने इस पॉइंट को मेजर किया,
देखा, देखने के बाद ये आपकी दृष्टि लाइन है नीचे, ये आपकी आंख वाली लाइन है, इस आपको सीधे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, देखने की लाइन। तो ये पॉइंट आपकी आंख पर जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसे डिनोट कर देते हैं हम थीटा से, है ना। वो तो आपकी कंडीशन पर निर्भर करेगा कि एंगल क्या है। तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि उन्नयन कोण क्या है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सोचना है। अगर देखने वाला व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है ना। अगर वो देखने वाला बंदा है, अगर वो नीचे है और जिसे आप देखना चाह रहे हैं वो ऊपर है, तो समझो भैया उन्नयन कोण बनना है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप ऊपर हैं देखने वाला व्यक्ति और जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं वो नीचे चली गई, तो उसे देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा, आपकी आंखों को नीचे लाना पड़ेगा, धरती पे, भैया धरती पे आ जाओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति देखने वाला ऊपर है और जिस चीज को वो देखना चाह रहा है वो नीचे है, नीचे है, नीचे है। देखिए अब आपको मैंने मीनार पे चढ़ा दिया भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आ गया अब नीचे, ऑब्जेक्ट आ गई मेरे भाई नीचे, यहाँ पर जिसे आप देखना चाह रहे हैं। तो आपको उसे देखने के लिए नीचे नजरें करनी पड़ेंगी भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगा। नीचे नजरों को झुकाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मानेगी कि मुझे देखो। तो आपकी जो ये दृष्टि लाइन थी, जो बेस लाइन थी, इसके पैरेलल हम यहाँ पर इस अपनी आंख पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये हमारी मेन लाइन थी, अब इसके साथ तो एंगल यहाँ बन रहा है और हम यहाँ पर हैं, तो उसका मतलब हमें इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। ये इसे कहते हैं हम अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आप ले लेते हैं, दूसरा डिप्रेशन है, इस एंगल का नाम है मेरे भाई। तो आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इन्हें कट करके जा रही है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। देखिए कोई भी चीज कहीं भी यूज हो सकती है, तो ये वहीं से आया है, क्योंकि हमने इस बेस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची है, और क्योंकि हमें आंख पे एंगल बनाना, तो हमारी आंख यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, तो एंगल तो आंख पे बनेगा। तो वो एंगल तब बनेगा जब हम इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस ये जो लाइन है, जो देखने वाला और जिसे आप देख रहे हो, उसके बीच में जो लाइन बनती है, वो इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। और आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन कट करके जाती है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों? ये होते हैं एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वहां आपको नहीं जाना, बस समझ लेना है कि आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण, दोनों को बहुत सिंपली आपने समझ लिया है। अगर देखने वाला व्यक्ति नीचे है और जिसे वो देखना चाह रहा है वो ऊपर है, तो आपको उसे देखने के लिए ऊपर की तरफ आपको नजरें करनी पड़ेंगी, तो आपके पास बनेगा उन्नयन कोण। और जिस ऑब्जेक्ट को आप अगर देखना चाह रहे हो वो नीचे चली गई और देखने वाला व्यक्ति ऊपर है, तो आपको उसे देखने के लिए नीचे नजरें करनी पड़ेंगी भाई, दुल्हन की तरह नीचे देख लीजिए, ठीक है, नजरें नहीं उठानी है। तो उस स्थिति में जो आपका एंगल बनेगा वो अवनमन होगा, ये वाला एंगल। और अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर है, आप नीचे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये तो एक छोटा सा परिचय था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे कैसे भैया? निहायत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही इतने आसान है आप कहेंगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही डर लग रहा था। भैया जब आप कोई चीज नहीं जानते तो उससे तो डर लगता ही है, लेकिन आपके डर को हम खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। डर खत्म, सवाल खत्म। डर आ गया तो सवाल आपके सर पे घुस जाएगा और आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। अब चलते हैं वहीं पर जहां से आप चले थे। देखिए आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे, ध्यान अगर आपको हो, वैसे तो 6 थे, लेकिन मैं आपको 3 के बारे में बता देता हूं। आपके पास फॉर्मूले थे साइन का, कोस का और टेन का, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे आपके पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण, है ना,
किसी भी भाषा में समझिए, ये होगा आपका आधार बटे कर्ण, और मेरे भाई ये है लंब बटे आधार। आधार आधार आधार। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। मान लिया आपके पास सामने कोई बिल्डिंग है या कोई मीनार या ऊंची चीज खड़ी है, और आप उस बिल्डिंग का कोई स्पेशल पॉइंट देख रहे हैं सामने से, और आपको ये पता है कि वो पॉइंट आपकी आंख पर इतना एंगल बना रहा है, और ये पता है आपको कि उस चीज की डिस्टेंस आपसे कितनी है। फिर आप ये मेजर करना चाह रहे हैं उसकी हाइट को देखो, 3-4 चीज आएंगी इसमें, क्या क्या वो समझ लीजिए। क्या क्या आएंगी भाई, देखिए डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनना है हमेशा हर सवाल में, यानी कि ट्रायंगल बनना है। सिंपल सी बात है, हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल। इसमें 3 चीज आएंगे, ये आधार, ठीक है, ये आपका लंब, और ये आपका कर्ण, और ये आपका एंगल। अब ये एंगल कौन सा होगा, उन्नयन वाला, एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा, वो आपकी कंडीशन पर निर्भर करेगा। लेकिन इन 3-4 चीज में से आपको एक चीज छोड़ देगा और बाकी दी जाएंगी, उनकी हेल्प से आप बाकी सब चीजों को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे ये देखते जाइए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मेरे भाई। देखिए हमारे पास एक खंबा है बहुत लंबा, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की जो छाया है, ये एक खंबा है, इसकी जो हाइट है मेरे भाई 6 मीटर है। अरे कहाँ है भैया, दिक्कत कर रहे हो। ये 6 मीटर लंबा एक खंबा है ना। देखिए खंबा इतना लंबा होता तो नहीं जितना यहाँ है, तो भाई मान रहे हैं ना, मान के चलना पड़ता है सब कुछ हमें। ये खंबा है जो BC है, इसकी हमें हाइट दी गई है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर का एक खंबा है। और इधर सूरज है, सूरज जब इधर लगेगा, इधर पे मान लिया सूरज है, ये सूरज है, तो इस पे लगेगा तो इसकी छाया नीचे आएगी, इसकी छाया नीचे आएगी, यहाँ पर जमीन पर पड़ेगी छाया। उस छाया की भी आपको लंबाई दी गई है 2√3। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है। देखिए आपको पहले ये समझना है क्वेश्चन को पढ़ के, अगर आपने उसका डायग्राम बना लिया ना, अगर आपने उसका डायग्राम बहुत ही आसानी से बना लिया तो कुछ नहीं बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से था, हमारे पास एक खंबा है, इधर सूरज है, यहां से इसकी छाया नीचे पड़ेगी, तो हमें इसकी छाया की भी लेंथ दी गई है, उस खंबे की भी लेंथ दी गई है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा। देखिए जो जो चीज आपको दी गई पहले उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है बुक का, हमें एक तो उसमें परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर जिसे हम P से डिनोट करते हैं मेरे भाई, वो आपको दिया गया है 6 मीटर। और आपके पास जो बेस है जिसे हम B से डिनोट करते हैं मेरे भाई आधार को, वो है 2√3। और आपको एंगल निकालना है, फाइंड करना है एंगल, उसे हम मान लेते हैं भाई मेरे थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब आपको ये सोचना है जो चीज हमें गिवन है वो गिवन चीज हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, P दिया है, B दिया है, P दिया है, B दिया है, इसका मतलब साफ है कि tan को उठाना पड़ेगा भाई, tan को कष्ट देना पड़ेगा भाई। बहुत सो लिया मेरे भाई, अब उठ जा। P पता है, B पता है, P पता है, B पता है, इसका मतलब tan लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर BH है, हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं, इन दोनों में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो tan थीटा। देखिए आपने सोच लिया। अब जब आपको इस क्वेश्चन में पता लग गया कि मुझे P और B दिया गया है, तो सिंपल सी बात है tan का फॉर्मूला लगना है, क्योंकि tan के अंदर ही P और B यानी कि परपेंडिकुलर या और बेस आते हैं, है ना। तो सिंपल है भाई। तो tan थीटा, मैंने इस एंगल को मान लिया tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B, है। तो मेरे भाई P कितना है देख लीजिए ना, 6 है, B कितना है 2√3 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3/√3 tan थीटा। अब देखिए ध्यान से,
3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर को आप स्क्वायर में नहीं चेंज कर सकते तो आप उसे रूट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जब आप √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन उससे हमारा फायदा क्या होगा कि ये √3 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपके पास क्या आ गया √3। अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है बस। अब देखिए आपको वैल्यू जो है एक्चुअल में थीटा की निकालनी है। 10 तो हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिया है ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। तो 10 खत्म करने के लिए आपको इसके राइट साइड में भी तो 10 बनाना पड़ेगा, तभी तो 10 से 10 कैंसिल होगा कंपेयर करने में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो √3 है वो टेबल में किस एंगल के लिए 10 की वैल्यू होती है। तो टेबल में जाइए भाई, कुर्सी पे चढ़ेगा टेबल पे पहुंच जाइए, ठीक है। ये होती है tan 60 की वैल्यू, और उम्मीद है आपको ये याद हो गई होगी अब तक, है ना। 10 से 10 कैंसिल हो चुका है और थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो मेरे भाई ये एंगल है 60 डिग्री, है ना। जो दो चीजें आपको दी गई थी उसकी हेल्प से आपने एंगल निकाल लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें एंगल और इनमें से कोई एक चीज दे दी जाएगी, बाकी दूसरी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से करने हैं सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हाँ। सिंपल वे से क्वेश्चन को करते चलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत थोड़ी इजी करते हैं, धीरे धीरे टिपिकल की तरफ चलेंगे। हमारे पास सवाल कुछ ऐसे है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ऊर्ध्वाधर यानी कि बिल्कुल सीधा जमीन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खंबा खड़ा है भाई, बहुत ही लंबा है खंबा। ये जो खंबा है ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो चीज होती है ना। तो ये कह रहा है कि इस ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है, परछाई यानी कि नीचे आएगी भाई, उधर कहीं पर सूरज रहा होगा या कोई लाइट लगी होगी, इसकी परछाई यहां पर आएगी दोनों की। ये खड़ा है यहां पर ऊर्ध्वाधर, इसकी परछाई आई इधर। तो आपसे ये कहा गया है कि जो एक खंबा है इसकी जो परछाई है और जो उसकी ऊंचाई है वो आपस में बराबर है। परछाई और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन है कितनी ये नहीं पता है। नहीं पता है तो मान लेते हैं कितनी है भैया, ए। हम दोनों को मान लेते हैं इसकी ऊंचाई भी ए है और इसकी परछाई की जो लेंथ है वो भी ए है। तो आपको ये बताना है कि ये खंबा अपनी परछाई के साथ क्या एंगल बनाता है, क्या एंगल बनाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता है इसमें आपको P गिवन है A मीटर और आपको B गिवन है भाई वो भी A मीटर, है ना। आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, सिंपल सी बात है। मैंने एंगल को थीटा मान लिया है तो आपको सिंपल सी बात मालूम होगी कि tan लगाना पड़ेगा P अपॉन B। P आपके पास है A और B आपके पास है A, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया A अपॉन A को A से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया आपके पास। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब आपको चलना पड़ेगा टेबल पर। टेबल में क्या पता है आपको, 1 देखना है tan के किस एंगल की वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है। tan थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि 1 होती है tan 45 की वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करने पे, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45। ये आपका एंगल आ जाएगा 45। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एंगल भी पूछा जा सकता है ना, परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है, बेस भी पूछा जा सकता है, यहां तक उसका हाइपोटेनियस भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इजी लग रहा है मुझे क्वेश्चन, है ना। इजी तो है ही भैया, जब है तो लगेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास एक मीनार है। मीनार, कुतुब मीनार ले लेते हैं एक बार। ये आपके पास एक कुतुब मीनार है, ये आपकी जमीन है यहाँ पर दिल्ली में पहुंच गए वो। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद का मतलब पैर यानी कि उसका पॉइंट, बेस पॉइंट, उसके बेस पॉइंट से एक मीनार के बेस पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर, देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। हमारे पास ये एक मीनार है, मीनार है। इस मीनार का जो शिखर है, शीर्ष है, वहां से हमने देखा नीचे इसकी जो बेस लाइन है वहां पर एक कोई पॉइंट है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने देखा कि इस मीनार के साथ मेरी आंख का जो एंगल है वो है कितना है भाई, कितना है भाई,
30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और इसने देखा कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसके पैर से, यानी कि बेस पॉइंट से, वो है 200 मीटर। अब आपको इसकी हाइट पूछी गई है, मीनार की हाइट। तो मीनार की हाइट को मैंने मान लिया है h, मीनार की हाइट को मैंने मान लिया है h फॉर हाइट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक मीनार है, उस मीनार के बेस पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने देखा कि यहाँ इसका जो शीर्ष है मीनार का, ऊपर जो टॉप पॉइंट है, वहां से किसी पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि उन्नयन कोण है, क्योंकि हम देखने वाले हम नीचे हैं, मीनार का पॉइंट ऊपर है, तो इसका मतलब उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो एंगल हमने मेजर किया, कितना है, 30 डिग्री। तो इन दोनों की हेल्प से आपको इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट मेजर करनी है मेरे भाई, हाइट मेजर करनी है, हाइट। चलिए निकालते हैं। देखिए हाइट निकालना है, बेस आपको दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, बेस हाइट, बेस हाइट किस में होता है, 10 में। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए जो चीज आपको गिवन है वो सब चीजें पहले लिख लो क्वेश्चन में, फिर इसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। tan थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री इज इक्वल टू p, यानी कि आपको निकालना है परपेंडिकुलर, और बेस आपको दिया गया है 200। tan 30 आप टेबल में जाएंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 200। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस ये इधर, तो h√3 इज इक्वल टू आ गया 200। √3 इसके अपॉन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 200/√3। अब हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी 200√3, और अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी 3। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगर आपको इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालनी है तो आपको √3 की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। √3 इज इक्वल टू होता है 1.732, और अगर कहीं आपको √2 मिले तो उसकी वैल्यू रख देना 1.414। ठीक है, 1.732 अपॉन 3। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए 2 0 है तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 गुना ये हो जाएगी आपकी 173.2/3। कुछ नहीं किया मेरे भाई, क्योंकि इसमें 2 0 थी, तो ये पॉइंट जब आप इसकी 200 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, भाई 2 में नहीं रोक दिया तो इसका मतलब 100 की कर दी, तो ये पॉइंट 2 डिजिट उधर चला जाएगा। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी आपका होगा 4, 2 दूनी हो गए 4, पॉइंट लगेगा 2 तिया हो गए 6, 2 7 हो गए 14, 1 2 1 2 और 1 3 और बटे 3। अब 3 से करेंगे डिवाइड, है ना, 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3, 1 बचा 3 पंजे 15, फिर 1 बचा 3 चौक 12, तो लगभग 115.4 115.4 मीटर उस मीनार की हाइट है, जिसका जो शीर्ष पॉइंट है वो उस बंदे की आंख पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है, ध्यान से समझते जाइए। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आना, ये जो हम कर रहे हैं 6 नंबर का नहीं है, ये आपको 2 नंबर में मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 4 नंबर में मिल सकता है, लेकिन इनकी हेल्प से जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उन्हें सोल्व करेंगे हम, वो आएंगे आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन, और आएगा जरूर, आएगा जरूर, आएगा जरूर। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट करते चलिए, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है, इसलिए इसे रफ करना पड़ेगा, रफ तो करना पड़ेगा, रफ तो करना पड़ेगा, रफ तो करना पड़ेगा, रफ तो करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को सुन को अच्छा लगेगा, देखिए क्या है। आंधी के कारण किसी वृक्ष, हमारे पास एक पेड़ है, वो पेड़ है और आंधी चली, आंधी आई, आंधी तो कभी भी आ सकती है। आंधी के कारण क्या हुआ, उस पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो टूटकर नीचे लग गया भाई, कुछ इस तरीके से लग गया मेरे भाई। देखिए ये एक पेड़ है, हवा आई, इसे तोड़ा, यहां से टूट के मेरे भाई नीचे आ गया धरती पे। कब कौन धरती पे आ जाए पता नहीं लगेगा भाई। कुछ भी नाम रख लेते हैं, A B C P। सवाल कुछ इस तरीके से है
हमारे पास एक पेड़ था, आंधी आई, आंधी के कारण पेड़ कहीं से भी टूट कर नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो उसका नीचे का ऊपर का जो टॉप है वो धरती से टच हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से एक आकृति बन जाएगी यूं करके, है ना, धरती पर उसका ऊपर का हिस्सा नीचे आकर टच हो जाएगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पहले से जमीन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे था, तो उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया टूट के। ठीक है, अब उसने बताया कि यहां टूटने के बाद ये जो है इसके साथ 45 का एंगल बना रहा है मेरे भाई, 45 का एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, उसने देखा कि इसका जो ऊपर का हिस्सा यहाँ टच हुआ है ये इसके बेस पॉइंट से 6 मीटर की दूरी पर है, यहां से यहां तक 6 मीटर की दूरी पर जाकर ये वहां पर टच हुआ है जमीन से। तो आपको इस वृक्ष की हाइट बतानी है पूरी, यहां से यहां तक। हम मान लेते हैं इसकी हाइट है पूरी h, ठीक है, हाइट है h, हाइट है h। अब देखिए आप क्या करना है हमें, अब आएगा मजा। एक्चुअली में ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़कर वृक्ष की यानी कि आपकी ट्री जो है, ट्री पेड़ है जो, उसकी हाइट निकल जाएगी। लेकिन ये वाली चीज तो इधर लग गई आके, ये वाली यहां से चीज टूटी यहाँ गई, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हमें निकालना पड़ेगा मेरे भाई, दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे। तो वृक्ष की हाइट को h नहीं मानते हम, सिर्फ जिसकी जरूरत है उसे h मान लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे मान लेते हैं h, AC। अब इसे लेट कर लेंगे, लेट लेट लेट, जो भी क्वेश्चन होगा देख लेना मेरे भाई। लेट AC इज इक्वल टू h मीटर, ये हमने h मीटर मान लिया, ये हमें पहले से पता है। परपेंडिकुलर बेस एंगल पता है tan थीटा। इन ट्रायंगल लिख सकते हैं ना ABC, राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा आपके पास हो गया 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास है h, बेस आपके पास है 6 मीटर। tan 45 की वैल्यू होती है 1h अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा इसके साथ, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर। बिना किसी शोर के यहाँ लिख दीजिए कि भैया h निकल चुका है 6 मीटर, घबराने की कोई बात नहीं है भाई। चलिए अब हमें ये वाला पार्ट भी निकालना BC। अब देखिए हमारे पास दो चीज पहले से अवेलेबल है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हमें उसका हाइपोटेनियस निकालना है h। अब आप चाहे तो साइन का फॉर्मूला लगा लीजिए या कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में होता है P अपॉन h, उसमें भी h आ जाएगा। अगर आप उसका कोस का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें तो B अपॉन h, B भी हमारे पास है, वहां से भी h निकल जाएगा, जो आपका मन है वो कीजिए। चलिए हम ले लेते हैं कोस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर वापस इन ट्रायंगल ABC कोस ले लेते हैं भाई, कोस 45 डिग्री, एंगल तो भी 45 है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है 6, हाइपोटेनियस यानी कि BC हमें निकालना है। देख लीजिए ध्यान से भाई क्या करना है, कोस ले रहा हूं मैं, कोस साइन भी ले सकते हैं, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर साइन लेंगे कोस में है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू, और ये 6 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 6√2। चलिए ये तो हुआ भैया BC की वैल्यू, और h को हम यानी कि AC को पहले निकाल चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि ये और ये को दोनों को ऐड करके ही हमारे जो पेड़ है उसकी हाइट बनेगी, यानी कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, जिससे हमारी जो टोटल हाइट वो निकल जाएगी पेड़ की। टोटल हाइट ऑफ ट्री है हमारे पास AP इज इक्वल टू AC प्लस CP। AC हम निकाल चुके हैं पहले, यानी कि h हमारे पास है 6, और ये हमारे पास आ गया 6√2, है ना। 6 दोनों से हमने कॉमन ले लिया है, 6 दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस √2 और इतने मीटर। अभी मैंने आपको बताया था आप √2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.414, और यहाँ पर उसे रखेंगे 1 में ऐड करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपको क्वेश्चन में दी जाएगी तो। अगर वैल्यू नहीं दी गई
तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर वैल्यू दी गई है तो फिर आपको रखनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आज इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय हुआ है, उसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देखने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। इंतजार को बरकरार रखिए, क्योंकि इंतजार में ही मजा है। गुड बाय, धन्यवाद।